नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं हरीश राणावत आप लोगों का भू संसाधन तथा कृषि की क्लास के अंतर्गत भाग 2 में स्वागत करता हूं। 2 के अंतर्गत जिसमें हम लोगों ने इससे पूर्व में भारत के अंतर्गत भू राजस्वों, विभाग और भारतीय क्षेत्रीय सर्वेक्षण विभाग के अनुसार भारत में भूमि का वर्गीकरण 9 भागों में देखा था कि वनों के अधीन भूमि, बंजर व व्यर्थ भूमि, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, स्थायी चरागाह भूमि, विविध फसलों व उपवनों के अंतर्गत आने वाली भूमि या कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, वर्तमान प्रतिभूमि, पुरातन प्रतिभूमि या निवल बोया गया क्षेत्र। इनकी हम लोगों ने बातें कर ली थी। आगे हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखेंगे भारत में भू उपयोग परिवर्तन, अर्थात भारत के अंतर्गत भू का तात्पर्य है भूमि। भूमि से लिया जा सकता है, धरती से लिया जा सकता है, जैसे आप लोग समझना चाहो वैसे। अर्थात भारत में जो भूमि के उपयोग का परिवर्तन है वो वहाँ की आर्थिक क्रियाओं पर निर्भर करता है। अर्थात भारत में भू उपयोग परिवर्तन वहाँ की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं पर निर्भर करता है। किसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत कृषि की जाती है तो वह भूमि कृषि भूमि कहलाती है। यदि किसी विशेष क्षेत्र के अंतर्गत कोई मेरी जोल है, कोई हवाई अड्डा है या कोई अन्य गतिविधि संपन्न की जाती है तो उसी प्रकार से उस भूमि के उपयोग का परिवर्तन निर्धारित कर दिया जाता है। तो किसी भी क्षेत्र में भू उपयोग का परिवर्तन अधिकतर वहाँ की आर्थिक क्रियाओं पर निर्भर करता है। जब भी हम लोग समय के साथ जब आर्थिक क्रियाओं में बदलाव करते हैं तो आर्थिक क्रियाओं में बदलाव के साथ ही भू उपयोग परिवर्तन का भी निर्धारण हो जाता है। आर्थिक क्रियाओं की यदि हम बात करें कि सड़क के किनारे पिछले वर्ष के अंतर्गत कोई खेत था और इस खेत के अंतर्गत कृषि कार्य किए जा रहे थे, लेकिन कृषि या खेत के मालिक ने इस खेत को बेच दिया या खेत की जगह या मेरी जोल खोल दिया। तो मेरी जोल खुल जाने पर यहाँ की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं ने इस भूमि के उपयोग के परिवर्तन का निर्धारण कर दिया है। साथ ही आर्थिक क्रियाओं में बदलाव आता जाता है, लेकिन भूमि जो होती है वह अन्य बहुत से संसाधनों की भांति या उसके क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थायी हो सकती है। इसमें भू उपयोग को परिवर्तित या प्रभावित करने वाले अर्थव्यवस्था के जो 3 मुख्य परिवर्तन हैं उनको हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का आकार, जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का सर्जन किया जा सकता है। उसमें जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विस्तार बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसमें अनेक गतिविधियां बदलती चली जाती है। जैसे कि हम लोग जनसंख्या है बदलते आए के इस तरह उसके अंतर्गत काम में ली जाने वाली टेक्नोलॉजी है। इसी वजह से मिलते जुलते कारकों पर भी इस भूमि के उपयोग का परिवर्तन निर्भर करता है। इसके परिणाम स्वरूप हम लोग समय के साथ भूमि पर दबाव जो बढ़ता जा रहा है उसे देख सकते हैं और सीमांत भूमि को भी हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं। अर्थात भूमि के जो प्रयोग है मुख्य रूप से जैसे सीमांत भूमि, मुख्य भूमि, अब ये हम लोगों ने सिद्धांत वाली किताब के अंतर्गत देखी थी कि मुख्य भूमि किस भूमि को कहा जा सकता है? वह भूमि जिसके अंतर्गत 183 दिन से अधिक काम हो या 6 माह से अधिक काम हो, मुख्य भूमि है। लेकिन सीमांत जो भूमि है वो सीमांत भूमि किसे कह सकते हैं? जिसमें मुख्य तौर पर 183 दिन के लिए गतिविधि या कार्य संपन्न किया गया हो, जिसे मुख्य श्रमिक के रूप में देख सकते हैं कि मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक। यदि कोई सीमांत श्रमिक या मुख्य श्रमिक है तो 183 दिन से ज़्यादा काम करें या 6 महीने से ज़्यादा काम करें, तो इसी प्रकार से हम लोग मुख्य भूमि को भी हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ जो भू उपयोग का परिवर्तन है उससे का पहला प्रभाव हमने देखा कि जैसे आर्थिक क्रिया बदल जाती है, आर्थिक क्रिया में बदलाव के साथ ही भारत में भू उपयोग परिवर्तन बदलता हुआ चला जाता है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि समय के साथ अर्थव्यवस्था की संरचना में भी बदलाव आ जाता है। प्रारंभिक समय के अंतर्गत भारत में सबसे ज़्यादा जो देश है
वो कृषि कार्यों में संलग्न या कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था पर निर्भरता समय के साथ यहाँ आर्थिक क्रियाओं में बदलाव आया, और उन बदलाव के साथ ही हम लोग मूल रूप से देख सकते हैं कि अनेक प्रकार के क्षेत्र या गतिविधियों जो संपन्न की जाती है उसके अंतर्गत भी अनेक दबाव देखे जा सकते हैं। जैसे जैसे आर्थिक क्रियाएं बदलती है वैसे वैसे वो उपयोग परिवर्तन भी बदलता चला जाता है। प्रारंभिक समय में भारत की कृषि भूमि के अंतर्गत प्राथमिक कार्य किए जाते थे। आज वर्तमान के अंतर्गत भारत की कृषि भूमि या भारतीय भूमि के अंतर्गत द्वितीयक और तृतीयक गतिविधियों का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो मात्र आप लोगों को सुनने और समझने के लायक होंगे। प्रत्येक चीज को आप लोगों के सामने लिखना असंभव होगा, लिख लेंगे तो फिर काफी वर्णन होगा, लेकिन ये मुख्य मुख्य सारांश है जिसे आप लोग सुन सकते हो। तीसरा हम लोग यूँ देख सकते हैं कि पहले प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत काम आने वाली गतिविधियां संपन्न होती थी। आज द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर का बोलबाला ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार के परिवर्तन में भारत जैसे विकासशील देश में एक सामान्य सी बात मानी जा सकती है। इस प्रक्रिया में धीरे धीरे कृषि भूमि जो मानी जाती है वो गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त होने वाले कार्यों में प्रयोग में लाई जा रही है। जैसे शहरों के पास देखा होगा आप लोगों ने, शहरों के पास हम लोग देखते हैं कि मूल रूप से जो कृषि भूमि मुख्य तौर पर कृषि कार्यों में प्रयुक्त की जाती थी, आज वो मैरिज हॉल खुल सके हैं, बड़े बड़े गैराज खुल चुके हैं। तो भारत में भू उपयोग परिवर्तन लगातार बदलता जा रहा है। आप पाएंगे कि इस प्रकार के परिवर्तन से शहरों के चारों तरफ अधिक तीव्र गति से वहां की कृषि भूमि और इमारतों का उपयोग धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आगे यदि हम बात करें तो तीसरा, यदि भी हम समय के साथ कृषि क्रियाकलापों का अर्थव्यवस्था में योगदान कम होता जा रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत यदि देखा जाए तो भारत में ये प्राथमिक सेक्टर है। प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत कृषि कार्य किए जाते हैं। ग्रामीण सेक्टरों में जितनी भी गतिविधियां होती है, दाल टोपली बनाने से लेकर मटकियां बनाने वाला उद्योग, तो ये प्राथमिक गतिविधियां पहले ज्यादा संपन्न होती थी, लेकिन आज प्राथमिक गतिविधियों का जो स्थान है वो द्वितीय गतिविधियों ने और तृतीय गतिविधियों ने उनका स्थान ले लिया है। आगे हम लोग जैसे देखेंगे कि वह जनसंख्या जो धीरे धीरे कृषि कार्य करती थी, आज कृषि कार्यों से लोगों का रुझान कम होता जा रहा है और वो द्वितीय और तृतीय कार्यों में संलग्न होते जा रहे हैं। इसी के साथ हम लोग आगे देखेंगे कि पिछले 4 या 5 दशकों की यदि हम लोग बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था में भी लगातार बदलाव आया है। 50 और 51 में, अर्थात 1950 और 51 के दौर की यदि हम बात करें तो 50 और 51 के दौर से लेकर 2014 और 15 के दौर के अंतर्गत यदि देखा जाए तो भारत में लगातार प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत परिवर्तन आया है, चाहे वो वन हो, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि हो, बंजर भूमि हो, स्थायी चरागाह भूमि हो, फसल या वृक्षों के अधीन आने वाली भूमि हो, लगातार सब में परिवर्तन आता जा रहा है। लगातार सभी में परिवर्तन आता जा रहा है। आर्थिक गतिविधियां जैसे जैसे बदलती जा रही है वैसे वैसे भू उपयोग परिवर्तन लगातार बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी कारण यदि वर्तमान प्रतिभूमि और निवल बोया गया क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग बात करें तो प्रत्येक नियम या प्रत्येक जो भारत में हमने भूमि का वर्गीकरण 9 भागों में देखा है, वो प्रत्येक भागों में बदलाव आता जा रहा है। गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त जो भूमि है, लगातार अधिकतम इसका प्रयोग भारतीय अर्थव्यवस्था में बदलती संरचना के साथ होता जा रहा है। बदलती संरचना के साथ कैसे इसका उपयोग होता जा रहा है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बदलती है वहाँ होने वाली या संपन्न की जाने वाली आर्थिक गतिविधियां बदलती हुई चली जाती है। आगे हम लोग जो देखने वाले हैं उसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे, जैसा कि पहले वर्णन किया गया है कि देश में आर्थिक वृद्धि और सीमांकन के कारण देश में वास्तविक और आच्छादित वन क्षेत्रों के अंतर्गत लगातार परिवर्तन आया है। ये 4 समवर्ग है, जैसे कि भू उपयोग के अंतर्गत या क्षेत्रीय अनुपात में लगातार गिरावट आती जा रही है। तो हम लोगों ने जो 6 अनुभाग किए थे उन 6 के अंतर्गत और 6 के साथ साथ कुल टोटल जो 9 भागों में भूमि का वर्गीकरण किया था, टोटल सभी के अंतर्गत परिवर्तन देखा गया है। जैसे ही लोगों की आर्थिक क्रिया बदलती है, भारत में भू उपयोग का परिवर्तन लगातार बदलता चला जाता है। आप लोग यही इस बात को मुख्य तौर पर याद रखेंगे।
भारत में भू उपयोग परिवर्तन, जिन बंदों को ये चीजें याद है कि भू उपयोग परिवर्तन कैसे होगा, भू उपयोग परिवर्तन कैसे होगा। उदाहरण के तौर पे आप लोग यदि ज्योग्राफी पढ़ते हो तो उसके अंतर्गत यदि आप किसान हो और शहर के करीब आप लोगों की कृषि भूमि है, आप लोगों ने किन्हीं व्यक्तियों को वो बेच दी और उसमें प्लानिंग काट दी गई। अब प्लानिंग कट जाने के बाद में जिस कृषि भूमि पर आप लोग खेती किया करते थे, अब वहाँ अवसंरचनाओं का निर्माण हो गया। कहीं पानी की टंकी बन जाएगी, कहीं अलग अलग प्रकार के मकान बन जाएंगे, कहीं ब्रिज निकल जाएगा, कहीं रोड बन जाएगा। पहले कहते थे कि यार पहले हम छोटे थे तो इधर घूमते रहते थे और जब सड़क के किनारे आते थे तो यहाँ जंगल हुआ करते थे, लेकिन आज वो जंगल नहीं है। क्योंकि लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, कृषि के भूमि का उपयोग बदलता जा रहा है। कैसे? आर्थिक क्रियाओं के आधार। जैसे ही आर्थिक क्रिया बदली लोगों की, वो उपयोग परिवर्तन बदल गया। कल तक मैं कृषि करता था, कृषि करते करते ही मुझे अच्छा लगा, मैं पढ़ाने लग गया। अब आप लोग यूं बताओ कि ये जो आर्थिक क्रिया है, ये आर्थिक क्रियाएं ही मूल रूप से भारत में भू उपयोग परिवर्तन का निर्धारण करती है। आपने दुकान लगाई तो कृषि भूमि किसके रूप में तब्दील हो गई? दुकान के रूप में, अवसंरचना के रूप में। आप लोगों ने सड़क बना दी तो बताओ भूमि का उपयोग किसके रूप में होने लग गया? सड़क के रूप में। कल से आप लोग रेलवे लाइन निकाल दोगे तो कृषि भूमि किसके रूप में प्रयोग में होने लग गई? रेलवे लाइन के रूप में। अब इसमें 4 पेज या 2 पेज 3 पेज भरे हुए हैं, तो आप लोग इसको बहुत बड़ा बर्डन समझ के दिमाग में कि सर ये हमें इतना याद भी नहीं होता है, तो कोई टेंशन नहीं है, वो पेपर में आता भी नहीं, बिल्कुल घबराए नहीं। बस ये बात ध्यान में रखें कि भारत में भू उपयोग परिवर्तन का निर्धारण बोलो क्या करती है? आर्थिक क्रियाएं। जैसे ही लोगों की आर्थिक क्रियाएं बदलती है, लोगों की आर्थिक क्रियाएं बदलती है। आर्थिक क्रियाएं कैसे कहते हैं? ऐसे प्राप्त करने के लिए जो लोग काम करते हैं ना, उनको आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। कितने प्रकार की होती? 3 प्रकार, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक कौन सी होती है? गांव के लोग सब काम जो करते हैं वो प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत शामिल है। पशुपालन, दुग्ध उद्योग, कृषि, डेयरी, सभी जो गतिविधियां हैं प्राथमिक गतिविधियां। शहरों में जो नौकरियां करते हैं तृतीयक सेक्टर में, जो उद्योगों दुकानों में काम करते हैं वो द्वितीयक सेक्टर के अंतर्गत। ये तीनों आप लोगों को बिल्कुल वैसे ही याद रखने। पहले जो प्राथमिक गतिविधियां होती थी तो लोग सबसे ज्यादा प्राथमिक गतिविधियों में संलग्न थे। आज वर्तमान में लोग सबसे ज्यादा तृतीयक और द्वितीयक सेक्टर में संलग्न है। अब हम आगे देखेंगे साझा संपत्ति संसाधन। यहाँ का आप लोग स्क्रीनशॉट लगे भी क्या करोगे? आगे चलेंगे हम लोग साझा संपत्ति संसाधन। अगला जो हम लोग देखेंगे साझा संपत्ति संसाधन। बहुत पढ़े होंगे आप लोगों ने साझा के सवाल, राशियों का योग, औसत, जैसे हम लोग कहते हैं औसत साझा। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के अधीन आने वाली भूमि साझा संपत्ति संसाधन कहलाता है। बड़े बड़े आराम से खूब दिख रहे होंगे आप लोगों को। आप लोग कहोगे तो छोटा जूम सब कर देंगे, बस आप लोगों को फोकस मुख्य बिंदु पर करना है। 100 लाइनें लिखी होगी, 100 शब्द लिखे होंगे साझा संपत्ति संसाधन पर, लेकिन आप लोगों को मुख्य बिंदु याद करना है कि साझा संपत्ति संसाधन कहते किसे हैं। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का अधिकार जिस भूमि पर होता है उस भूमि को साझा संपत्ति संसाधन कहते हैं। अब यूं कहते हैं कि भूमि के स्वामित्व के आधार पर मोटे तौर पर इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। भूमि के स्वामित्व का मतलब क्या होता है? अधिकार, अर्थात भूमि के स्वामित्व या अधिकार के आधार पर भूमि को 2 भागों में बांटा जा सकता है। बोलो कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में। एक तो है साझा संपत्ति संसाधन नंबर 1 और एक दूसरा है निजी संपत्ति संसाधन। निजी संपत्ति संसाधन समझ में आई बात? एक तो है
हम लोग सीधे रास्ते से जाए और एक रास्तों को इतना घुमा दे कि वहां पहुंचते पहुंचते हम लोग ये भूल जाए कि हमें जाना कहाँ था, तो फिर आप लोगों को समझ में भी नहीं आए। समझ में आई ना बात? बस इतना है, याद रखना है आप लोगों को कि साझा संपत्ति संसाधन किसे कहते हैं। किताब में मोटा हेडिंग डला हुआ है, बिल्कुल नहीं घबराए। यहाँ है भूमि के स्वामित्व। स्वामित्व नाम आते हैं कुछ बच्चे तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्वामित्व का मतलब क्या होता है। अरे भैया, अधिकार होता है, और अधिकार के आधार पर भूमि को कितने वर्गों में, ये देखो 2 वर्गों में। बोलो कितने वर्गों में? 2 वर्गों में। और एक तो है निजी संसाधन या निजी संपत्ति संसाधन। वह भूमि जो किसी निजी व्यक्ति के अधीन होती है, निजी व्यक्ति के अधीन होती है, निजी संपत्ति संसाधन कहलाती है। जैसे आप लोगों की भूमि है 10 बीघा, 20 बीघा, 100 बीघा या 500 बीघा कृषि भूमि है, आप लोगों के पापा का अधिकार है, आप लोगों की पापा की निजी संपत्ति है, तो वो निजी संपत्ति संसाधन है। बोलो अब इसमें 10 लाइनें लिखी हुई है, वो उनके पीछे आप लोगों को भागने से कोई मतलब नहीं है, तो वो निजी संपत्ति संसाधन कहलाएगा। और शमशान घाट की भूमि जो गाँव में है, शमशान घाट जिसके अंतर्गत मुर्दों को जलाया जाता है, वो साझा संपत्ति संसाधन है, सभी लोगों का अधिकार है। सामुदायिक भवन, पब्लिक पार्क जिसमें सब लोग आ जा सकते हैं, सड़कें किसी पर्सनल व्यक्ति की नहीं है, साझा संपत्ति संसाधन है, हम लोग सब घूम फिर सकते हैं। समझ में आई बात? तो भूमि के स्वामित्व के आधार पर इसे मोटे वर्गों में 2 भागों में बांटा जा सकता है मोटे रूप से। एक निजी संपत्ति संसाधन, एक साझा संपत्ति संसाधन। पहले वर्ग के अंतर्गत निजी संपत्ति संसाधन में व्यक्तियों के निजी स्वामित्व के अधिकार में होती है, इसे निजी स्वामित्व संसाधन कहते हैं। और दूसरी भूमि जो है साझा संपत्ति संसाधन, ये सामुदायिक उपयोग में काम आती है, सामुदायिक उपयोग में काम आती है। तो सामुदायिक उपयोग में काम आने वाली भूमि को भी हम लोग साझा संपत्ति संसाधन के नाम से जान सकते हैं। यूं कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत चरागाह भूमि, घरेलू उपयोग हेतु ईंधन, लकड़ी, उसके साथ ही वन्य या अन्य जीव या फल, रेसे, गिरी, औषधि, अनेक प्रकार की चीजें पाई जा सकती है। तो ये जो कृषि भूमि है, इसके अंतर्गत हम लोग के भूमि के स्वामित्व के आधार पर भूमि को कितने भागों में? 2 भागों में। एक तो निजी संपत्ति संसाधन और एक साझा संपत्ति संसाधन, जिसे सामुदायिक संपत्ति संसाधन के नाम से भी जाना जा सकता है। अब इसमें कम से कम 10 लाइनें लिखी हुई हो और आप लोग उनके पीछे पढ़ते रहो और आप लोगों को तब भी समझ में नहीं आता, तो आप लोगों को मेन मुख्य बिंदु पर फोकस करना है और यहाँ से 4 लाइनें लिखनी है। बस 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसके अंतर्गत आप लोगों से यही पूछेगा कि स्वामित्व के आधार पर भूमि को कितने भागों में बांटा गया है, आप बताना 2 भागों में। एक निजी संपत्ति संसाधन जिस पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। अभी आप लोग जिस मोबाइल के अंतर्गत वीडियो सुन रहे हो, वो आप लोगों का निजी संपत्ति संसाधन है। यूँ नहीं है कि मैं आते ही छीन लूंगा, ला मेरा मोबाइल वापस दे दे, मेरा है ही नहीं। समझ में आएगी बात आप लोगों? तो स्वामित्व के आधार पर 2 प्रकार की, कौन सी? एक तो निजी संपत्ति संसाधन और एक सामुदायिक संसाधन। बस इतना। आगे हम लोग जो देखेंगे, भारत में कृषि भू उपयोग, अर्थात भारत के अंतर्गत कृषि के भूमि के उपयोग। 2 चीजें देखी है हमने भारत में, एक तो भूमि के उपयोग का परिवर्तन देखा है, एक हम लोगों ने देखा है साझा संपत्ति संसाधन। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखेंगे फिर।